आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। सतीश के दुर्बल, रूखे सूखे मुख की तरफ देखकर उपेंद्र बोला, भैया, क्या डॉक्टरी सीखने का नमूना यही है? सतीश ने हंसकर कहा, मुझसे हो नहीं सका उपेंद्र भैया। उपेंद्र ने विस्मित होकर पूछा, क्या न हो सका रे? सतीश ने लज्जित होकर कहा, डॉक्टरी मुझसे सही नहीं गई। उपेंद्र ने सतीश के सुंदर शरीर की ओर देखकर कहा, अच्छा ही हुआ, गांव देहात में जाकर बेकार जीव हत्या करता, उसके पाप से ईश्वर ने तुझे बचा लिया। 1 महीने के बाद एक दिन उपेंद्र ने सतीश को बुलाकर कहा, मेरे साथ कलकत्ता चलना होगा सतीश। सतीश हाथ जोड़कर बोला, ये हुक्म तो तुम मत दो उपेंद्र भैया। कलकत्ता अच्छा शहर है, सुंदर देश है, सब अच्छा है, लेकिन मुझे जाने के लिए ना कहो। ये बात सतीश ने व्यंग्य के ही रूप में कही थी, लेकिन उसका वो छल उसकी दबी हुई व्यथा को छिपा न रख सका। उसकी कृत्रिम हंसी वेदना की विकृति ने ऐसी ही रूपांतरित होकर दिखाई पड़ी कि उपेंद्र आश्चर्य में पड़कर उसके मुख की ओर देखते रह गए। उन्होंने जान लिया कि सतीश ज़रूर वहाँ कोई ऐसा काम कराया है जिसको वो उनसे छिपा रहा है। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तो रहने दे सतीश, तेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। उपेंद्र के मन का भाव अनुमान से जानकर सतीश ने व्यथित होकर पूछा, तुम कब जाओगे उपेंद्र भैया? आज ही। अच्छा, तो चलो मैं भी चलता हूँ। कहकर हठात राजी होकर सतीश घर लौट आया और क्षण भर में ही कलकत्ता जाने के लिए अधीर हो उठा। उसने बिहारी से कहा, एक बार फिर बंडल बांध दे बिहारी, कलकत्ता जाना होगा। बिहारी ने चिंतित मुख से पूछा, कब जाओगे बाबू? सतीश ने हंसकर कहा, आज ही रात की ट्रेन से। अच्छा, ये कहकर बिहारी भारी मुंह बनाकर चल दिया। सतीश ने उसका बिगड़ा चेहरा देखकर सोचा, बिहारी को यहाँ तो कामकाज नहीं है, इसीलिए मेहनत के डर से वहाँ जाना नहीं चाहता। इसके 1 दिन पहले सतीश ने बात ही बात में बिहारी से कहा था, अच्छा बिहारी, इतने दिनों में सावित्री तो अवश्य ही लौट आई होगी, लेकिन उसी समय वो कहाँ चली गई थी, तुम्हें मालूम है? बिहारी ने कहा, नहीं बाबू। चाहता तो वो बहुत सी बातें कह सकता था, लेकिन एक दिन सावित्री के मुंह पर अपने पुरुषत्व का गर्व दिखा आया था, किसी तरह भी उस गर्व को न गंवा सका। जिस दिन कलकत्ता से घर वापस आकर सतीश ने अपने कमरे में घुसते ही हाथ जोड़कर भावुक कंठ से कहा था, भगवान, जो कुछ करते हो तुम भलाई के लिए ही करते हो। उस दिन सृष्टिकर्ता के विशेष कार्य को याद करके उसने इतना बड़ा धन्यवाद उच्चारण किया था, पूछने से वो शायद बता नहीं सकता। फिर भी कितने बड़े संकट के मुंह से वो निरापद वापस आ सका है, कितने बड़े अमेद्य जाल के फांस को छिन्न भिन्न करके वो बाहर आकर खड़ा हो सका है, इसको वो निश्चित रूप से जानता था और इस सौभाग्य को उसने कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना चाहा था। लेकिन उसके अंतर्शायी अबोध मन ने उस तरफ दृष्टिपात तक भी नहीं किया। वो तो आंधा पड़ा हुआ दिन रात एक ही तरफ रोता हुआ समय बिता रहा था। तो भी चेष्टा करके वो पहले की ही तरह अपने लड़कपन के इष्ट मित्र, थिएटर, गाने बजाने के अड्डे आदि में शामिल हो रहा था, लेकिन किसी तरह भी पहले की तरह मिलजुल न सका। इसी तरह दिन बिताते रहने के बीच ही हठात आज कलकत्ता जाने का आह्वान सुनते ही उसकी विद्रोही गृहलक्ष्मी धुली शैया छोड़कर उठ बैठी। उसी रात को उपेंद्र और सतीश मेल ट्रेन से कलकत्ता चल दिए। उपेंद्र सो गए और सतीश खिड़की के बाहर झांकता रहा। मेल ट्रेन छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती, मैदान, नदी, गांव रस्तों को पार करती हुई दौड़ती चली जा रही है और उसकी उस तेज दौड़ का अनुकरण करके ही शायद पास के पेड़ पौधे पल भर में अदृश्य होते जा रहे हैं। दिगंत में वृक्ष श्रेणियों और बांस झाड़ियों ने अंधेरा कर रखा है और उसके ही नीचे नदी के टेढ़े मेढ़े भाग में सफ़ेद जल रेखा खिड़की के नीले कांच के भीतर से दिखाई पड़ रही है। बाहर वृक्षों, खेतों और लाइन के किनारे के जंगलों और सूखे गड्ढों में सर्वत्र म्लान चांदनी बिखरी हुई है। सतीश की आंखों में आंसू आ गए। इस रास्ते से वो कितनी ही बार आया है, इस निस्तब्ध शांत प्रकृति को कितनी ही बार वो म्लान चांदनी के प्रकाश में देख गया है, लेकिन किसी दिन इस तरह वो उसकी दृष्टि में पकड़ी नहीं गई थी। उसे जान पड़ा मानो सभी विच्छिन्न हैं, निप्त हैं, मृत हैं। कोई भी किसी के लिए व्याकुल नहीं है।
कोई भी किसी का मुंह देखता हुआ प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। सभी स्थिर हैं, सभी उद्वेग रहित हैं, सभी आप ही आप संपूर्ण हैं। उस निर्विकार उदासीन धरती की तरफ देखने में उसे क्लेश सा मालूम होने लगा। बक्सा खोलकर एक बांसुरी निकालकर खिड़की के पास आकर बैठ गया और बाहर की तरफ झांककर बांसुरी बजाने लगा। गाड़ी की गति जब धीमी पड़ गई और समझ में आया कि स्टेशन नज़दीक आ गया है, तब उसने बांसुरी रख दी। अगले दिन गाड़ी हावड़ा जाकर रुकी तो उपेंद्र ने पूछा, तू कहाँ जाएगा रे? सतीश ने विस्मित होकर कहा, ये कैसी बात, तुम्हारे साथ? तेरे जाने के लिए जगह नहीं है, तुम तो खूब रहे। इस संबंध में फिर कोई बात नहीं हुई। स्टेशन पर उतरते ही एक विलायती पोशाक पहने बंगाली साहब ने उपेंद्र से हाथ मिलाया। ये उपेंद्र के बाल्य मित्र ज्योतिष राय बैरिस्टर थे। तार पाकर उसे लेने आए थे। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी। थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें साथ थीं, कुली ने उन्हें गाड़ी पर रख दिया। फिर तीनों ही अंदर जा बैठे। बिहारी कोच पक्ष पर बैठा। कोचवान ने गाड़ी चला दी। बहुत से रास्तों और गलियों को पार करके एक बड़े मकान के सामने आकर गाड़ी रुक गई। तीनों उतर गए। शाम होने में अब देर नहीं थी। उपेंद्र और सतीश पथरिया वाटा में एक तंग गली के मोड़ पर जा खड़े हुए। उपेंद्र ने कहा, मैं समझता हूँ, अवश्य यही गली है। सतीश ने संदेह प्रकट किया, इस गली में वो रह नहीं सकता, ये कदापि नहीं है। टूटी दीवार पर वो जो टीन खड़ा हुआ है, संभव है कि इसी पर किसी दिन गली का नाम लिखा हुआ था। अब वो पढ़ा नहीं जाता। सतीश बोला, अच्छी तरह जाने बिना जाया नहीं जा सकता। ये गली पाताल प्रवेश की सुरंग हो सकती है। उपेंद्र हंसते हुए बोले, तो तू पहरेदार बनकर रह, मैं अंदर जाकर देख आता हूँ। सतीश ने पहले बाधा देने की चेष्टा की, बाद में उपेंद्र के पीछे चलते चलते बोला, उपेन भैया, मेरी तरह डाकू आदमी भी इन सब जगहों में शाम के बाद आने का साहस नहीं करते। तुम्हारा साहस तो खूब है। उपेंद्र हंसकर बोले, डाकू का साहस क्या भले आदमी के साहस जैसा होता है सतीश? दुष्कर्म कर सकने को ही साहस नहीं कहते। सतीश उस बात का प्रतिवाद न करके अत्यंत सावधानी से रास्ता देख देख कर चलने लगा। पैरों के नीचे ही दुर्गंध कीचड़ से भरा खुला पनाला था। क्षीण दृष्टि वाले सतीश के उसमें गिर जाने की पूरी आशंका थी। एक जगह पर छोटी गली बहुत ही तंग और अंधेरी हो गई थी। सतीश ने पीछे से उपेंद्र के कुर्ते को खूंट खींच कर पकड़ लिया और कहा, उपेन भैया, करते क्या हो? इसी रात को जान देनी है क्या? उपेंद्र ने हंसकर कहा, इतनी देर में मुझे ठीक याद आ गया और एक मकान के बाद ही 13 नंबर का मकान है। लगभग 8 साल पहले केवल एक दिन में यहाँ आया था, इसीलिए पहले मैं पहचान न सका, अब पहचान गया। ज़रूर यही रास्ता है। सतीश ने विश्वास नहीं किया। कहा, रास्ता तो है ज़रूर, लेकिन तुम्हारे हमारे लिए नहीं। जिन लोगों के लिए विशेष रूप से इस पथ की सृष्टि की है, उनमें से किसी के साथ शरीर छू गया तो इस रात को स्नान करके मरना पड़ेगा। इस वक्त चलो, लौट चलें। उपेंद्र जवाब न देकर सतीश का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गए और कुछ दूर आगे जाकर एक मकान के सामने खड़े होकर बोले, तू सिगरेट पीता है? तेरी जेब में दिया सलाई होगी, एक बार जलाकर देख कि कितने नंबर का मकान है। सतीश ने माचिस जलाकर अच्छी तरह मकान का नंबर जांचकर कहा, अच्छी तरह पढ़ा नहीं गया, किंतु चौखट के ऊपर खड़िया से 13 नंबर लिखा हुआ है। शायद तुम्हारी बात ही ठीक है, किंतु मैं पूछता हूँ, मकान नंबर 13 हो या 53, यहाँ तुमको ज़रूरत ही क्या हो सकती है? उपेंद्र उत्तर न देकर पुकारने लगे, हरान भैया, ए हरान भैया। ऊपर नीचे निकट दूरी पर सर्वत्र अंधेरा था, शब्द मात्र नहीं था। सतीश डर गया। उपेंद्र फिर पुकारने लगे। बहुत देर में ऊपर की खिड़की खुली और साथ ही स्त्री कंठ की आवाज़ आई, कौन है? उपेंद्र ने कहा, दरवाज़ा खोलने को कह दें, हारान भैया कहाँ हैं? आती हूँ, ज़रा ठहरिए। पल भर के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही क्षीण प्रकाश की रेखा रास्ते के ऊपर आ पड़ी। उपेंद्र दरवाज़ा ठेलकर चौखट पर खड़े हो स्तंभित हो गए। वो स्त्री मिट्टी के तेल की डिबिया हाथ में लिए निकट खड़ी है। माथे पर थोड़े से आंचल के बीच से जूड़े का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसका एक भी केश स्थान भ्रष्ट नहीं हुआ है। स्वच्छ सुंदर मुंह पर दीप का प्रकाश पड़ जाने से दोनों भौहों के बीच एक बिंदी जगमगा उठी
और जरा सी झुकी हुई दोनों आंखों में से जो विद्युत प्रवाह बह चला, चारों ओर के निविड़ अंधकार में उसकी अपूर्व ज्योति ने क्षणकाल के लिए दोनों को ही विभ्रांत कर दिया। सतीश ने स्पष्ट देख लिया कि होठों पर हंसी की रेखा बाधा पाकर बार बार आकर लौट रही है। उसने उपेंद्र के शरीर को ठेल लिया। उपेंद्र चौंक पड़े, घबराहट के साथ बोल उठे, कहाँ हैं हारान भैया? उस स्त्री ने कहा, वो ऊपर ही हैं, उठ चलने में असमर्थ हैं। माँ भी आज 7-8 दिनों से खाट पर पड़ी हुई हैं। घर में केवल मैं ही ठीक हूँ। आप उपेंद्र बाबू ही तो हैं। हम लोगों को आगामी कल आपके आने की आशंका थी, इसलिए तैयार न थे। रसोई घर में रहने पर इस तरफ की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, बहुत पुकारना चिल्ला पड़ता है। ऊपर आइए, यहाँ बड़ी सर्दी है, कहकर रास्ता दिखाकर ऊपर जाने की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। 2-3 कदम ऊपर चढ़कर मुंह घुमाकर हाथ की बत्ती को नीचे करके वो बोली, सावधानी से चढ़िएगा, सीढ़ियों की ईंटें बहुत सी खिसक गई हैं। इनकी ये आशंका निर्मूल नहीं है, ये बात सीढ़ी देखने के साथ ही वो जान गए, इसलिए बड़ी सावधानी से दोनों चढ़ने लगे। 2 मंजिला पक्का मकान था। पहले ऊपर के हिस्से में 5-6 कमरे थे, उनमें से 2-3 गिर गए थे। एक अगली वर्षा में गिरने को तैयार था। बाकी तीनों में से सामने वाले कमरे में तीनों ने प्रवेश किया। प्रवेश करने के साथ ही समझ में आ गया कि अत्यंत अनाधिकार प्रवेश हो चुका है। चूहे उस कमरे में फटे पुराने तोशक तकियों से रुई निकालकर कमरे में सर्वत्र बिखेर कर इच्छा अनुसार विचरण कर रहे थे। असमय में प्रकाश हो जाने और जन समागम से वो दौड़ धूप मचाकर चिल्लाहट के साथ छिपने लगे। कमरे में सर्वत्र टूटी हुई मेज़ कुर्सियाँ, काठ के पिटारे, टूटे हुए टीन, खाली शीशी, बोतल और अन्य कितने ही पुराने ज़माने की गृह सामग्री के टूटे अंश बिखरे हुए थे। उसमें एक किनारे पर चौकी पड़ी हुई थी। फटी गद्दी, फटी पोशाक, फटे तकिए वगैरह जमा करके ज़बरदस्ती एक तरफ ठेल कर रख दिए गए थे। उसके ही एक हिस्से में एक चटाई बिछी हुई थी। ये कमरा मेहमानों के लिए था। उस स्त्री ने फर्श पर चिराग रखकर कहा, ज़रा प्रतीक्षा करें, मैं खबर देती हूँ। ये कहकर वो ज्यों ही कमरे से बाहर गई, त्यों ही सतीश जूता पहने मेहमानों के उस आसन पर उछल कर खड़ा हो गया। उपेंद्र भय के साथ बोले, ये क्या किया? सतीश तड़प कर बोला, पहले प्राण रक्षा करूं, उसके बाद भद्रता की रक्षा होगी। पैरों के पास उजाला देखकर कमरे के सब सांप बिच्छू दौड़े चले आएंगे। सतीश ने जिस तरह भय दिखाया, उससे विचार तर्क का अवसर नहीं रहा। उपेंद्र भी उछलकर चढ़ गए। चौकी की उस तंग जगह में स्थानाभाव के कारण दोनों जब धक्कम धक्का कर रहे थे, तभी वो स्त्री लौट आई और किवाड़ के सामने खड़ी होकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इनके डर जाने की बात वो समझ गई थी। बोली, ये है मेरे ससुर की डीह, आप लोग इस तरह अपमान कर रहे हैं। उपेंद्र सकुचाकर तुरंत उतर पड़े और सतीश पर नाराज होकर बड़बड़ाने लगे, वो मुझे तो इसी ने भय दिखाया, मैं तो ऐसे ही। सतीश उतरा नहीं, बाल विनय दिखाकर बोला, भय क्या दिखाता हूँ उपेन भैया, मेरी विद्या चाणक्य के श्लोकों से अधिक नहीं है। इतना ज़रूर सीख चुका हूँ कि आत्मरक्षा अति श्रेष्ठ धर्म है। उस स्त्री की ओर देखकर वो बोला, आप ही बताइए, आत्मरक्षा के निमित्त थोड़ा सा निरापद स्थान खोज लेना क्या अन्याय है? आपके ससुर की डीह का अपमान करने का हमारा साहस नहीं है, बल्कि यथेष्ट सम्मान के साथ ही आपके आश्रित प्रजापूंज की राह छोड़कर इतनी थोड़ी सी जगह में हम लोग खड़े हैं। तीनों हंस पड़े। इस परिहास ने दरिद्र लक्ष्मी को कुंठित नहीं किया, बल्कि इसके अंदर जो सरलता और संवेदना छिपी थी, वो युवती अति सहज भाव से ही उसे समझ गई। इसका स्पष्ट प्रकाश उसके हास्योज्ज्वल मुख पर देखकर उपेंद्र ने मन ही मन अत्यंत आराम अनुभव किया। उसके मुंह की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले, प्रजाजन आपके सामने कभी उसके ऊपर अत्याचार करने का साहस न करेंगे। अब वो आदमी नीचे उतर आ सकता है। ज़रूर, कहकर चिराग हाथ में उठाकर वधू सतीश की ओर देखकर मधुर हंसी हंसकर बोली, अब निर्भयता के साथ राज दर्शन के लिए चलिए। थोड़े से हास परिहास से अपरिचित होने की दूरी जैसे एकदम घट गई और तीनों प्रफुल्ल मुंह से कमरे से बाहर चले गए। राजदर्शन इच्छु उपेंद्र और सतीश हंसी से भरे चेहरे से कमरे में घुसते ही आवाक होकर खड़े हो गए। क्रुद्ध गुरुजी का अचानक ही थप्पड़ खाकर हास्य निरत शिशु छात्र का मनोभाव जिस तरीके से बदल जाता है,
इन दोनों आदमियों के मुख की हंसी भी उस तरह से एक क्षण में गायब हो गई और चेहरे पर स्याही फैल गई। उपेंद्र ने पास बिछौने पर जाकर पुकारा, हारान भैया। हारान निर्जीव की भांति पड़े हुए थे। वो धीरे से बोले, आओ आओ भैया आओ। अब मैं उठ बैठ नहीं सकता, तुमको मैंने कष्ट दिया। उपेंद्र बिछौने के एक तरफ बैठ गए। उनके दोनों नेत्र आंसू से भर गए और समूची छाती से पसली तक को हिलाकर एक अदम्य वाच्छोबछास उनके कंठ की अंतिम सीमा तक व्याप्त हो गया। बात कहने का उन्होंने साहस नहीं किया। दांतों पर दांत दबा खड़े होकर बैठे रहे। उधर सतीश एक बड़े काठ के संदूक पर सूखे चेहरे से बैठ गया। सैकड़ों जगह की कटी फटी खटिया के सिराहने एक मिट्टी का चिराग टिमटिमा रहा था। इतना ही प्रकाश रक्त शून्य विवर्ण शीतल चेहरे पर लेकर हारान का मृतप्राय शरीर पड़ा हुआ था। दिन रात बंद रहने वाले घर की दूषित अवरुद्ध वायु आत्महत्याकारी के मुंह से निकलने वाली जहरीले फेन की तरह निकलकर मानो गृहवासी की कंठनली प्रतीक्षण रुंधती चली आ रही थी। दरवाजे पर मृत्युदूत का पहरा पड़ रहा था। चारों तरफ देख देख कर सतीश बार बार सिहर उठा। उसे मालूम होने लगा कि यदि वो चिल्लाकर दौड़कर बिल्कुल रास्ते पर भाग न जाएगा तो जान न बचेगी। यहाँ किसी आदमी का जीवन बचेगा कैसे? निकट ही वो खड़ी थी। उसी तरफ एक बार देखते ही वो डर गया। कहाँ चला गया वो अतुलनीय रूप? कहाँ है वो हंसी? उसकी दृष्टि के सामने मानो किसी एक प्रेत लोक की पिशाचिनी उठाई। वो सोचने लगा, जिसके पति की ऐसी दशा है वो हंसती कैसे है? हंसी मजाक में भाग कैसे लेती है? जूड़ा क्यों बांधती है? बाल क्यों संवारती है? और बिंदी क्यों लगाती है? पल भर के लिए उसके सामने समस्त नारी जाति के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। ऐसे ही समय में हारान ने पुकारा, किरण, उपेन आया है। ये बात माँ जानती हैं? वधु निकट आकर झुक पड़ी और धीरे धीरे बोली, माँ सो रही हैं। डॉक्टर कह गए हैं सो जाने पर जगाया न जाए। हारान ने मुंह बनाकर कहा, चूल्हे में जाए वो डॉक्टर, तुम जाओ उनको बता दो। उपेंद्र पास ही बैठे सब कुछ सुन रहे थे। वो बोल उठे, आज रात को खबर देने की ज़रूरत नहीं है हारान भैया, कल सवेरे खबर देने से ही काम चल जाएगा। उपेंद्र समझ गए कि रोग के कष्ट भोगते रहने से हारान बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। इसलिए इस निरपराधिनी सेवापरायण वधु का अकारण ही तिरस्कार होने से व्यथा अनुभव कर जरा सी सांत्वना इंगित करने के लिए एक बार उन्होंने मुंह की तरफ ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। किरणमयी के झुके हुए मुंह पर दीपक का प्रकाश नहीं पड़ता था। कुछ देर यूं ही रहकर दूसरे ही क्षण तेजी से वो बाहर चली गई। उपेंद्र उदास चित्त बैठे रहे और हारान पहले की तरह हाँफने लगे। निस्तब्ध कमरा सतीश के लिए और भी भीषण हो उठा। थोड़ी ही देर बाद हारान ने हाथ बढ़ाकर उपेंद्र को छूकर पास आने का इशारा करके अति क्षीण कंठ से पूछा, 7-8 वर्ष बाद मुलाकात हुई है, इस बीच क्या एक बार भी तुम्हारा यहाँ आना नहीं हुआ? इसी बीच उपेंद्र को अनेक बार इस तरफ आना पड़ा था, लेकिन उसको वो स्वीकार न कर सके। बोले, क्या बीमारी है हारान भैया? हारान ने कहा, ज्वर खांसी आदि। इस समय उस प्रसंग को उठाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। हारान ने फिर कहा, मुझे भी तुम्हारी बात याद नहीं पड़ी, ठीक समय पर याद पड़ने से शायद काम बनता। पल भर चुप रहकर खुद ही बोले, काम और क्या बनता, खैर छोड़ो, इन सब बातों को छोड़ दो। एक काम करो भाई, मेरा 2000 रुपये का जीवन बीमा है और ये टूटा फूटा मकान। तुम ठहरे वकील, एक लिखा पढ़ी कर दो जिससे कि सभी चीज़ों पर तुम्हारा ही पूरा हाथ रहे। इसके बाद रह गए तुम और मेरी बुढ़िया माँ। उपेंद्र ने कहा, और तुम्हारी स्त्री? मेरी स्त्री किरण? हाँ, वो तो है ही। उसके माँ बाप कोई भी जीवित नहीं है, उसको भी तुम देखना। उपेंद्र कुछ सोचने लगे। सतीश जेब से घड़ी निकालकर उठ खड़ा हुआ और बोला, उपेंद्र भैया, रात के 10 बज गए, वहाँ वो लोग शायद घबरा रहे हैं। हारान ने ध्यान से देखते हुए कहा, ये कौन है उपेन? मेरे मित्र हैं, मेरे साथ ही कलकत्ता आए हैं। अब मैं जा रहा हूँ हारान भैया, मैं कल फिर आऊँगा। नहीं, कल नहीं,
एकदम कागज़ तैयार करके परसों आना। जो कुछ मेरे पास है और जो कुछ मुझे कहना है उसी दिन कह दूंगा। यहाँ कहाँ ठहरे हो? शहर में ही एक जगह अपने मित्र के घर ठहरा हुआ हूँ। जाने को तैयार होने पर हारान ने पुकारा, किरण, किरण। उपेंद्र ने तुरंत रोककर कहा, हारान भैया, सतीश की जेब में दिया सलाई है, आराम से उतर कर जा सकूंगा, वो शायद काम में लगी हुई है। उसके जवाब में हारान ने क्या कहा समझ में नहीं आया। सतीश ने जो ही किवाड़ खोले त्यों ही मालूम हुआ मानो कोई तेज कदमों से हट गया। वो डरकर पीछे खड़ा हो गया। उपेंद्र ने पूछा, क्या हुआ सतीश? कुछ नहीं, तुम आओ, कहकर वो उपेंद्र का हाथ पकड़कर बाहर आ खड़ा हुआ। कैसा निविड़ अंधकार था। दोनों ने टटोलते हुए सीढ़ियों के निकट आते ही देखा नीचे चिराग लिए किरणमयी स्थिर होकर बैठी हुई है। इनके आने के साथ ही वो उठ खड़ी हुई, बोली, चिराग दिखा रही हूँ, सावधानी से उतर आइए, आप लोगों के लिए ही मैं बैठी हुई हूँ। इस अंधेरी ठंडी रात में, इस प्रचंड जाड़े में, सील से भारी भीगी धरती पर एकाकिनी वधू को अपनी प्रतीक्षा में बैठी देखकर और आसन्न वैधव्य की बात याद करके उपेंद्र के नेत्रों में जल भर आया। सदर दरवाज़ा तब भी बंद नहीं हुआ था। नीचे उतरते ही सतीश बिल्कुल ही गली में आकर खड़ा हुआ, लेकिन उपेंद्र पीछे से बाधा पाकर घूमकर खड़े हो गए। किरणमयी अपने सकरुण तीव्र नेत्रों से उनके मुंह पर एकटक देखने लगी। पल भर के लिए उपेंद्र हतबुद्धि की भांति स्थिर हो गए। किरण ने पूछा, उपेन बाबू, आप हमारे कौन हैं? इस अद्भुत प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए उपेंद्र समझ न सके। उसने फिर समझाकर कहा, आप मेरे पति के कोई आत्मीय हैं। इतने दिनों से मैं इस मकान में आई हूँ, लेकिन किसी दिन आपका नाम उनसे नहीं सुना, माँ से भी नहीं सुना। केवल जिस दिन आपको पत्र लिखा गया उस दिन सुना, इसीलिए पूछ रही हूँ। बाहर से सतीश ने पुकारा, उपेन भैया, आओ ना। उपेंद्र ने कहा, नहीं, आत्मीय नहीं हूँ, लेकिन विशिष्ट मित्र हूँ। बाबूजी जब नोआखली में थे तब हारान भैया के पिता भी सरकारी स्कूल में मास्टरी करते थे, मुझे भी घर पर पढ़ाते थे। हारान भैया और मैं दोनों साथ साथ बहुत दिन पढ़ते रहे। किरणमयी ने हंसकर कहा, ओ ये बात है, इसी के लिए लिखा पढ़ी करना। अच्छा उपेन बाबू, आप सब कुछ अपने नाम लिख लेंगे ना? ये देखकर सतीश ने मुंह बढ़ा दिया था। उसने झट ही जवाब दे दिया, ऐसी ही बात तो पक्की हुई है। हारान के कमरे से बाहर निकलते समय कौन तेजी से बाहर चली गई थी, इस बात को वो पहले ही समझ गया था। वधू ने उसकी तरफ घूमकर कहा, अच्छा तो आप भी हैं, अच्छी बात है। इतने दिनों तक इतने कष्ट उठाकर जैसे भी हो 2 वक्त 2 मुट्ठी अन्न जुट जाता था, अब राह में खड़ी रहने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा ही हो, आप लोग ही सब बंटवारा कर लें। उपेंद्र आश्चर्यचकित हो गए। सतीश ने उत्तर दिया, जिसकी चीज़ है यदि वही दे जाए तो किसी को कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। किरणमयी के दोनों नेत्र आग की तरह जल उठे। बोली, मुझे है। मरने के समय मनुष्य की मति बिगड़ जाती है। मेरे पति को यही हुआ है, लेकिन आप लोग लिख कर लेने वाले होते कौन हैं? सतीश बोल उठा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हारान बाबू में आज भी बुद्धि है, इस बात की सम्मति मेरी आत्मा दे रही है। किरणमयी ने परिहास के स्वर में उत्तर दिया, क्या ही अच्छा सुझाव है। लोग बात बात में कहा करते हैं, जाने दीजिए लोगों की बात। उपेंद्र को लक्ष्य करके फिर वो बोली, लेकिन ये बात मैं पूछती हूँ, मैं कैसे जानूंगी कि अंतिम समय में वो राह की भिखारिन न बना देंगे? कैसे विश्वास करूंगी कि वो धोखा नहीं देंगे? इतना बड़ा आघात उपेंद्र को मानो असह्य मालूम हुआ। कुछ कहने ही जा रहे थे, लेकिन ना कहकर अपने को संभाल लिया। सतीश ने कहा, बाबूजी, जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। किरणमयी भी उस दम उत्तर न दे सकी। इस व्यंग्यात्मक आत्मीय संबोधन स्पर्धा से वो अवाक हो गई। पल भर देखती रहने पर केवल बोली, बाबूजी, आवश्यकता नहीं है। सतीश ने कहा, नहीं, अगर आप अपना अधिकार आप ही नष्ट न करती तो हारान बाबू को इस सतर्कता की आवश्यकता नहीं थी। इतनी रात को बेकार झगड़ा न कीजिए, ज़रा समझकर विचार कीजिए तो।
तेज कार्बोलिक की गंध से जैसे सांप अपने उठाए हुए फन को पल भर में संभाल कर आघात करने के बदले में आत्मरक्षा का उपाय खोजने लगता है। ये निरुपमा, ये लीला कौशलमयी तेजस्विनी युवती पल भर में उसी प्रकार से कुपित होकर बोली, मेरे विषय में कैसी बात उन्होंने कही है, सुनूं तो। उपेंद्र से अब चुप न रहा गया। इस गर्विता नारी का संदिग्ध तिरस्कार उनको उत्तप्त शूल की तरह भीनते रहने पर भी उनका उच्च शिक्षित भद्र अंतकरण सतीश की इस जासूसी के विरुद्ध विद्रोह कर उठा। वो अनुचित उत्तेजना से कुछ गुप्त रहस्य खींच निकालने की चेष्टा कर रहा था। इसको वो समझ गए थे। सतीश को बाधा देकर उन्होंने किरणमयी से कहा, क्यों आप सतीश के पागलपन पर ध्यान देकर अपने आप को घबराहट में डाल रही हैं? पति की संपत्ति से वंचित करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। मैं तो समझता हूँ आपको विशेष सुविधा होगी। ये समझकर ही हारान भैया ने लिखा पढ़ी की बात उठाई है, लेकिन आपकी राय के बिना तो वो किसी तरह भी न हो सकेगी। रात बहुत हो गई है, किवाड़ बंद कर दीजिए। चल सतीश, अब देर मत कर। सतीश को ठेलकर गली में खड़े होकर मुस्कुराकर वो बोले, कल परसों फिर भेंट होगी। अच्छा, नमस्कार। उस सुनसान गली से निकलकर दोनों एक किराए की गाड़ी पर चढ़ गए और खुली खिड़की से रास्ते में मंदीभूत जनस्रोत की ओर चुपचाप देखते रहे। बातें करने योग्य मन की अवस्था किसी की भी नहीं थी। उपेंद्र व्यथित चित्त से सोचने लगे, कल ही घर लौट जाऊंगा। भला हो बुरा हो, मुझे हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है। केवल लौट आने के पहले यही देखता जाऊंगा कि हारान भैया की चिकित्सा हो रही है। उसके बाद और कुछ भी नहीं। 8 साल जो आदमी मन के बाहर पड़ा हुआ था, वो बाहर ही पड़ा रहेगा। ये सोचकर शरीर पर लगे कीड़े मकोड़ों की तरह इस विरक्तिकर चिंता को शरीर से झाड़ फेंक कर उपेंद्र गाड़ी में ही हर बार हिलडुल कर बैठ गए। सतीश को पुकार कर बोले, एक चुरूट दे दो, बहुत सर्दी है। सतीश ने जेब से चुरूट निकाल कर दी और वैसे ही बाहर की तरफ देखता रहा। कोई बात उसने नहीं कही। उपेंद्र चुरूट सुलगाकर धुआं उड़ाते हुए सतीश को सुनाकर बोले, अंदर का अंधकार इसी तरह धुएं की तरह बाहर निकल जाना चाहिए। सतीश ने हुंकार तक न भरी। धड़धड़ाती हुई किराए की गाड़ी परिचित अपरिचित रास्तों, गलियों, घरों और दुकानों को पार करती हुई चलने लगी। चुरूट जल गया। उसका धुआं कहाँ आकाश में विलीन हो गया। तब भी दोनों जने रास्ते के दोनों तरफ वैसे ही चुपचाप ताकते रहे। उपेंद्र ने मन ही मन सोचा, सतीश अवश्य ही ये सब लेकर सोच रहा है और जो भी हो कुछ न कुछ निश्चय कर रहा है, नहीं तो वो इतनी देर तक चुप रहने वाला आदमी नहीं है। और उसका आलोच्य विषय क्या है, ये अनुमान करने पर उपेंद्र को आदि से अंत तक सभी स्मरण हो गया। छिपे तौर से सिहर उठने पर वो मन ही मन बोले, क्या कुछ घटना घट गई, और जो घटना हो गई है वो कितनी ही शोचनीय क्यों न हो, सभी का एक ही सही कारण उन्होंने इस बीच अनुमान कर लिया। लेकिन सतीश क्या सोचकर इस असहाय अपरिचिता के साथ झगड़ा करने को तैयार हो गया था, इसी को वो किसी तरह समझ न सके। घर की बहू अपने ऊपर तत्काल आने वाली विपत्ति की आशंका से केवल आत्मरक्षा के निमित्त 2 कड़ी बातें कह सकती है। ऐसी सीधी सी बात भी सतीश समझ न सका। इसी को वो विश्वास करने में असमर्थ हो रहे थे। सतीश पढ़ा लिखा आदमी भले ही न हो, नासमझ तो नहीं है। उपेंद्र इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने इतना अधिक दुख अनुभव किया। हारान के वसीयतनामे के प्रस्ताव में एक विशेषता रहने के कारण ही उपेंद्र थोड़े से समय में बहुत सी बातें सोच चुके थे। बाल्य सखा के मृतपाय शरीर के पास ही बैठकर उन्होंने सोच लिया था कि इन अनाथ दोनों रमणियों का आजीवन भरण पोषण और रक्षान्वेषण करूँगा। किसी स्वास्थ्यकर तीर्थ स्थान में एक छोटा सा मकान खरीद लूँगा। वो पेड़ पौधों से, भले और भद्र पड़ोसियों से शांत तथा सुदृढ़ भाव से घिरा रहेगा। गृहपालित गाय बछड़ों की सेवा करके, अतिथियों ब्राह्मणों की पूजा करके, शुद्ध व्रतों का पालन करके इन दोनों स्त्रियों के दिन जिस प्रकार बीतने लगेंगे, इसकी कल्पना का चित्र उन्होंने अपने आप से खींच लिया। इस चित्र के एक तरफ पेड़ पौधों की आड़ में सभी ज़रूरी चीज़ों के पीछे अपने लिए थोड़ा सा स्थान भी शायद अपनी गैर जानकारी में ही चिन्हित करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय किरणमयी के भद्दे अभियोग, संशय शुद्ध क्रुद्ध व्यवहार ने बवंडर की तरह उस चित्र के चिन्ह तक को भी लुप्त कर दिया। उपेंद्र फिर चुप न रह सके, पुकार कर बोले, सतीश, तू क्या सोच रहा है? सतीश बोला,
क्या सोचता हूँ, जानते हो उपेन भैया, लड़कपन में एक बंगला उपन्यास पढ़ा था, उसी को सोच रहा हूँ। उपेंद्र ने पूछा, कौन सा उपन्यास? सतीश ने कहा, नाम याद नहीं है, लेखक का नाम भी ठीक याद नहीं है, लेकिन वो कहानी मुझे याद है, ऐसी ही सुंदर है। उपेंद्र उत्सुक होकर उसकी तरफ देखते रहे। सतीश ने शिकायत के स्वर में कहा, चिरकाल तक अंग्रेजी पढ़कर ही तुमने दिन बिताए उपेन भैया, किसी दिन बांग्ला की तरफ तुमने देखा तक नहीं। लेकिन हमारे देश में ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं कि एक बार पढ़ने से ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इतना कहकर वो एक लंबी सांस लेकर चुप हो गया। उपेंद्र ने विरक्त होकर कहा, पहले उपन्यास की कहानी कहो तो सुनो, उसके बाद देखा जाएगा कि कितना ज्ञान उत्पन्न होता है। सतीश हंसकर बोला, पहले वचन तो गुस्सा न करोगे। नहीं, तू तो कह। सतीश ने कहा, बहुत ही सुंदर कहानी है। उस किताब में लिखा है, एक धनी जमींदार नाव पर बैठकर कहीं जा रहे थे। एक दिन संध्या को एकाएक बादल घिराने पर भयंकर आंधी वर्षा शुरू हुई। वो तो डर के मारे उतरकर किनारे चले गए। सामने एक बहुत टूटा फूटा मकान था। वर्षा के भय से उसी में घुस पड़े। उस मकान के सभी कमरों में अंधेरा था, कहीं भी कोई आदमी नहीं था। मकान में सब जगह घूम घूम कर अंत में ऊपर के एक कमरे में उन्होंने देखा, टिमटिमाता हुआ चिराग जल रहा है और फटे बिछौने पर एक आदमी मरणासन्न पड़ा हुआ है और उसकी रूपवती स्त्री लोट पोट कर रो रही है। उस रात को उसने कोई एक भयानक सपना देखा था। अच्छा उपेन भैया, क्या तुम सपने में विश्वास करते हो? उपेंद्र ने कहा, नहीं। उसके बाद क्या हुआ? सतीश ने कहा, उसके बाद उसी रात को वो आदमी चल बसा। जमींदार साहब ने उस सुंदरी विधवा को अपने घर लाकर उससे बलपूर्वक विवाह कर लिया। चारों तरफ छी छी होने लगी और उस दुख से उनकी पहली स्त्री ने विष खाकर आत्महत्या कर डाली। बार बार सुंदरी का जिक्र होने से उपेंद्र समझ गए कि सतीश विष वृक्ष का पंखोद्धार कर रहा है और सतीश की इस अद्भुत स्मृति शक्ति के परिचय से किसी दूसरे समय शायद वो खूब हंसते, लेकिन इस समय हंसी नहीं आई। इस इधर उधर बिखरे हुए आख्यान के भीतर से एक कुत्सित इंगित तीर की तरह आकर उनकी छाती में बिंध गया। उन्होंने मन में सोचा, ये तो सतीश की स्मृति नहीं है, ये उनकी आशंका है। ये आशंका क्या है और जिसको आश्रय करके विष वृक्ष की डाल पत्तियों को तोड़कर उन्हें अपने ही सांचे में इसने गढ़ डाला है, उसी बात को याद करके उपेंद्र गंभीर लज्जा से सिकुड़ गए। सतीश ने अंधेरे में ये नहीं देखा कि पल भर के लिए उपेंद्र का मुख पीला पड़ गया है। सतीश व्यथा पर व्यथा पहुंचाकर फिर बोला, खोद खोद कर घड़ियाल मत बुलाओ उपेन भैया। उपेंद्र उत्तर न दे सके। बहुत देर बाद बोले, बांग्ला उपन्यास की बात छोड़ो, लेकिन कैसा उपदेश तुम देना चाहते हो सुनूं तो। सतीश हंसकर बोला, यही देखो उपेन भैया, तुम गुस्सा हो गए। तुमको मैं उपदेश नहीं दे सकता, लेकिन पांव पड़कर अनुरोध कर सकता हूँ। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे आदमी नहीं है। कौन है वो लोग, सुनूं तो। सतीश ने कहा, तुम गुस्सा मत होना उपेन भैया, बहुवचन का प्रयोग तो भद्रता मात्र है। मैं हारान बाबू की बात नहीं कहता, वो भले बुरे के बाहर चले गए हैं। उनकी माँ को भी मैंने आँखों से देखा नहीं है। मैंने तीसरे व्यक्ति का जिक्र किया है। तीसरे व्यक्ति का अपराध? देखो सतीश, तुम्हारे बाबूजी अगर किसी दूसरे आदमी को अपना सर्वत्र लिख देने का संकल्प कर लें तो शायद तुम खुशी न मनाओगे। नहीं, तुम आशीर्वाद दो उपेन भैया, बाबूजी को उसकी आवश्यकता ही न पड़े। वो मुझे अपना भला लड़का कहकर खुशी नहीं मानते, ये मैं जानता हूँ। मैं उनका खराब लड़का हूँ, लेकिन ये खराब लड़का उनकी मृत्यु के समय में सजावट श्रृंगार करके माथे पर बिंदी लगाकर घूमता न फिरेगा। आज मेरी वाचालता को तुम क्षमा करो उपेन भैया, लेकिन तुम्हारी ज़रा भी आँख रहती तो तुम देख पाते, हारान बाबू का ऐसा प्रस्ताव केवल मन का ख्याल ही नहीं है, बल्कि अनेक दिनों की अनेक चिंताओं का फल है। सतीश ने फिर कहा, तुम ये ख्याल मत करना कि हारान बाबू तुमको समस्त भार सौंप देते समय अपनी स्त्री की बात ही भूल गए थे या लज्जा से कहने में असमर्थ हो रहे थे, बल्कि मुझे विश्वास है तुम यदि स्वयं ही उल्लेख न करते तो वो स्वेच्छा से कोई बात न कहते। उपेंद्र मन ही मन विरक्त होते रहने पर भी इतनी देर तक मौन होकर सुन रहे थे, लेकिन पर स्त्री के संबंध में ये संदिग्ध इंगित उनको असह्य हो उठा। वो कठोर स्वर में बोल उठे, सतीश, तुम इतने नीच हो गए हो ये मेरी धारणा नहीं थी। शायद तुम बातचीत का अर्थ भी नहीं समझ सकते। सतीश हंस पड़ा।
बोला, नीच कैसे? बुरे को बुरा कहता हूँ, इसलिए। भला हो या बुरा हो, इस तरह बोलने का तुम्हारा क्या अधिकार है? अधिकार? वो है अंग्रेजी ढांचे की बात, बांग्ला में उसका अर्थ नहीं होता। हमारे समाज में इतना सूक्ष्म विचार नहीं चलता। जेल खाने के कैदी को चोर कहने में भी बहुत लोग आपत्ति करते हैं, लेकिन उस बात को तो साधारण 4 आदमी मानकर नहीं चल सकते। ये दूसरी बात है। चोरी साबित हो जाने पर उसको चोर कहते हैं। चोर जेल में जाता है, लेकिन इनके बारे में तुमको क्या सबूत मिला है? सबूत न मिलने पर भी बहुत से लोग जेल में जाते हैं। वो है जज साहब के हाथ में। हम लोग जिस बात को समझ नहीं सकते, वो उसको समझ जाते हैं। फिर हम जिसको जल की भांति स्वच्छ देखते हैं, इतने बड़े जज साहब के सामने वो पहाड़ पर्वत सा हो सकता है। आज तुम्हारे संबंध में भी ये बात लागू होती है। कुछ ख्याल मत करना उपेन भैया। इतनी बड़ी दुनिया की आंखों के सामने रखकर भी बहुत से लोगों को ईश्वर का प्रमाण खोजने से नहीं मिलता। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज़ होंगे, क्योंकि सदा से ही तुम भलों के साथ मिलजुल कर, भला देखकर भले ही बने हुए हो। लेकिन मेरी तरह भले बुरे को देखकर यदि तुम पक्के हो गए होते तो तुम्हें इतनी बातें कहने की आवश्यकता न पड़ती। तुम्हारी अपनी ही आंखों में बहुत सी चीज़ें पकड़ में आ जाती।